अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। आज हम लोग 2021 जैन 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी का पार्ट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी सी टेट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द कुछ ही रोज़ में शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो सी टेट की तो हमारे चैनल पर ज़रूर आए। तो आज हम लोग जो करेंगे वो जनवरी 2021 में जो सी टेट हुआ था उसका जो सीडीपी का सेक्शन था उसके 30 क्वेश्चन आज एक वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो कि अभी कुछ ही रोज़ में होने वाला है उसमें बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि सी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी एक क्लास के अंदर जब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग फैमिली से, अलग अलग कल्चर के बच्चे अगर एक क्लास के अंदर आते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए? यूज़ स्टैंडर्डाइज असिस्टमेंट फॉर ऑल, यानी सबके लिए एक ही तरह का असिस्टमेंट इस्तेमाल करें। यूज़ स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन निगेटिव स्टेरियोटाइप, यानी ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें जो निगेटिव स्टेरियोटाइप को बढ़ावा दे। निगेटिव स्टेरियोटाइप यानी क्या? यानी बच्चों के बीच में जो भेदभाव को बढ़ावा दे। अवॉइड टॉकिंग अबाउट आस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, या फिर ऐसे टॉपिक अवॉइड करें बात करने के लिए जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो। ये ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, या फिर अलग अलग एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाने की कोशिश करें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, जैसे कोई बच्चा सपोज महाराष्ट्र की स्कूल है, कोई बच्चा पंजाब से आ गया वहाँ पर, कोई बच्चा किसी और बैकग्राउंड से आया, किसी का कल्चर कुछ और है, किसी का कुछ और है, तो ऐसे बच्चों को अगर हमको हैंडल करना है तो हमको क्या करना होगा? उनके लिए एग्जाम्पल भी तो डिफरेंट डिफरेंट लाने होंगे ना। अगर उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो उन बच्चों को किसी एक ही एग्जाम्पल से थोड़ी ना समझ में आएगा। उनके लिए हमको क्या करना होगा? उनके कल्चर के हिसाब से जो जो कल्चर के बच्चे हैं या जो जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके हिसाब से हमको अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाना होगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे? डाइवर्स सेटिंग, डाइवर्स यानी क्या? डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल का हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेड बाय, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी होती हैं, जो सवालात को हल करने की जो एबिलिटी होती है, वो उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉगीज, यानी एनालॉगीज का इस्तेमाल करके। जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, या बच्चों के अंदर डर पैदा करके। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सिर्फ बच्चों को ड्रिल और प्रैक्टिस करवाई जाए, यानी उनको बस भर भर के कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस दे दी जाए कि बस इसको लिखते बैठो, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, कि इसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप हो सकती है। या इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने दो, उसको हम फिक्स प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। एक ही प्रोसेस को फिक्स कर लो हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने को, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर हमको बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा? इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉगीज, यानी अलग अलग जो एनालॉग्स होते हैं, अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, इसको हमको क्या करना होगा? बच्चों में इनकरेज करना होगा। फियर पैदा करके तो नहीं हो सकता बच्चों में। अगर डर पैदा करेंगे तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस भर भर के अगर हम सिर्फ प्रैक्टिस दे देंगे, 50 पेज लिखो, 100 मरतबा लिखो, इस तरह से तो बच्चे बोर हो जाएंगे। और एक ही तरह का प्रोसेस, यानी सारी प्रॉब्लम तो एक तरह की नहीं हो सकती ना, तो एक ही तरह का प्रोसेस भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा? हमको एनालॉग्स का इस्तेमाल करना होगा। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को फेस करते टाइम टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर शुड नॉट है। आपको पेपर सॉल्व करते टाइम शुड है या शुड नॉट है, इस पर बहुत ही तवज्जो देनी है, क्योंकि सिर्फ ये शुड या शुड नॉट ऐड होने की वजह से आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? शुड नॉट, यानी क्या नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, यानी सबके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग की मतलब हर बच्चे के हिसाब से प्लानिंग की जाए।
प्रैक्टिस रिगिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असिस्टमेंट, यानी रिगिड स्ट्रक्चर का, सख्त स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें क्लास के अंदर। यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये मल्टीपल अलग अलग तरह के ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। ये यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, ये कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच का इस्तेमाल करें। तो देखिए, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये करना चाहिए। हर बच्चा जब अलग अलग है तो उसके हिसाब से टीचर को उसकी प्लानिंग करनी चाहिए हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को जो भी परेशानी है, अगर विजुअल से रिलेटेड परेशानी है तो वो दूर हो जाएंगी, ऑडियो से रिलेटेड है तो वो भी दूर हो जाएंगी। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को तो जॉन डुई ने बढ़ावा दिया ही है। जॉन डुई हमेशा कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी को अपनाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते, मतलब बच्चे खुद करके सीखते। तो ये भी पॉजिटिव है, ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जो रिगिड स्ट्रक्चर है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी सख्त रूलों को इस्तेमाल करना चाहिए, सख्त तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड तरीके इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसकी वजह से तो लर्निंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रिगिड स्ट्रक्चर जहाँ भी आता है वो निगेटिव सेंस में जाता है, तो टीचर को ये नहीं करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी का प्राइमरी फीचर क्या है? हाइपर एक्टिविटी है? जी नहीं। इनएक्टिवनेस, यानी बच्चा इनएक्टिव रहे, ये क्रिएटिविटी की अलामत है क्या? नहीं। लो कॉम्प्रिहेंशन, क्या ये क्रिएटिविटी की अलामत है? या डाइवर्जेंट थिंकिंग? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर भी डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है वो क्रिएटिविटी में जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इसका दोनों का कनेक्शन है। कैसे? जैसे कोई एक सॉल्यूशन है तो उसके मल्टीपल, एक प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी डाइवर्जेंट, अलग अलग दिशाओं में जब बच्चा सोचता है कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में सोचना। तो इसका मतलब क्या है? वो बच्चा क्रिएटिव है, वो हर तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जहाँ पर भी क्रिएटिविटी आएगा आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग लेना है, या डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर पूछा गया ये किसकी अलामत है तो वो क्रिएटिविटी की अलामत है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग में सबसे इफेक्टिव मोड क्या है? ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, यानी बिना एनालिसिस के बस ऑब्जर्वेशन किए जाए। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, सिर्फ रट्टे मारे। रोट मेमोराइजेशन, ये भी सिर्फ रट्टे मारना ही होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, या जो कंसेप्ट है उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इफेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट के बीच में जो है, जो दो कंसेप्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको तलाश करना, उसको खोजना, ये हो जाएगा यहाँ पर इफेक्टिव मोड। विदाउट एनालिसिस मतलब बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी, क्या बोलेंगे हम, विश्लेषण के, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें तो ये तो नहीं हो सकता। सिर्फ इमिटेशन और रिपीटेशन, बस बच्चे रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इसकी वजह से इफेक्टिव टीचिंग होंगी क्या? रोट मेमोराइजेशन सिर्फ रट्टे मारने से होंगी क्या? जी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज, यानी टीचर देखती है कि एक टास्क के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, यानी उसने बच्चों को सेपरेट कर देना चाहिए, उनके एरर्स की, उनकी गलतियों के हिसाब से बच्चों को डिवाइड कर देना चाहिए। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, जो लर्निंग है ये सिर्फ एरर्स के करेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, या फिर जितनी गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं उसके हिसाब से वो उनको पनिशमेंट दे। या अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या वो ये समझे कि जो बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा होगा। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेट करना ये निगेटिव में जाता है, टीचर को सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए, बच्चों को डिवाइड नहीं करना चाहिए, हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में भी शामिल किया गया है। सिर्फ करेक्शन एरर, मतलब एरर के करेक्शन के ऊपर ही लर्निंग पूरी तरह से डिपेंड है, ऐसा भी नहीं है। या फिर वो पनिशमेंट देंगे तो इसकी वजह से बच्चों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? फिर तो बच्चे आगे, गलतियाँ तो दूर की बात है, बच्चे ट्राई भी नहीं करेंगे।
तो उसको क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए टीचर को कि जो एरर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, यानी बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को बहुत ही इजी टास्क दिए जाए जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाएंगे। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, यानी बच्चों को बस रट्टा लगाने के लिए कहे। रोट मेमोराइजेशन जहाँ पर भी आता है तो ये जो है ये निगेटिव सेंस में जाता है कि रोट मेमोराइजेशन के जरिए मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो सकती। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट भी क्या है, निगेटिव हैं। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तो अगर मोटिवेट करना है बच्चों को तो क्या करना है उनको, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी सिर्फ ग्रेड अच्छे आए इसके लिए बच्चों को नहीं पढ़ाएं। बच्चों के अंदर मास्टरी आए, यानी बच्चे जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उनका फोकस ये होना चाहिए कि हमको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर सिर्फ मार्क्स के लिए बच्चा पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों के अंदर मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सिर्फ मार्क्स हासिल हो जाए इतना समझ में आए ये नहीं होना चाहिए। तो अगर मोटिवेट करना है तो किस लिए मोटिवेट करना है बच्चों को, मास्टरी ओरिएंटेड। अब शेम क्या है, शर्म क्या है, जो शर्मिंदगी होती है वो क्या होती है, इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, मतलब अगर बच्चे को हम शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे, पूरी क्लास के अंदर बेइज्जत करेंगे तो क्या वो मोटिवेट होगा। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसको बार बार करना चाहिए, बच्चों को बार बार शर्मिंदा करना चाहिए। हैज़ नो रिलेशन टू कग्निशन, इसका कग्निशन से, दिमाग से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कग्निशन, क्या इसका दिमाग पर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो जी हाँ, जो शर्मिंदगी है ये निगेटिव है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हम बच्चों को क्लास के अंदर शर्मिंदा करवाएंगे तो बच्चों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ही होगा ना। बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे, बच्चे स्कूल में आने से कतराएंगे, स्कूल नहीं आएंगे या जवाब देने से कतराएंगे कि हमको बेइज्जत किया जाता है। तो क्या करेगा, ये निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ओन नॉलेज, यानी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग है उसके हिसाब से बच्चा क्या करता है, प्ले एन एक्टिव रोल, यानी मैंने आपको बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट आता है वहाँ पर बच्चा कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो ये भी आपको कनेक्शन याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट और एक्टिव का हमेशा से पॉजिटिव कनेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए कौन सी बात यहाँ पर अच्छी हो सकती है। एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंसेस, यानी एफर्ट्स के ज़रिए कोई भी डिफरेंसेस नहीं हो सकता। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, के फेलियर अनकंट्रोलेबल है, हम फेलियर को कंट्रोल नहीं कर सकते। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, बच्चों की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या एबिलिटी जो है वो फिक्स है कि जो बच्चा होशियार है वो होशियार ही रहेगा, जो बच्चा कमज़ोर है वो कमज़ोर ही रहेगा। तो ऐसा नहीं, अगर मेहनत की जाए तो कमज़ोर बच्चे को भी आ, उस लेवल तक लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, गुड बिलीफ क्या हो जाएगा कि एबिलिटीज़ इम्प्रूवेबल है, यानी अगर हम ये मानकर चले कि बच्चों की जो एबिलिटी है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है थोड़ी मेहनत से, थोड़ी प्रैक्टिस से, तो ये लर्निंग के लिए अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 11, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन सेटिंग विच एम्फेसाइजेस ऑन, तो यहाँ पर क्या है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइजेज ऑन, यानी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के अंदर वो कैसे इम्प्रूव कैसे उसको एम्फेसाइज किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार एग्जामिनेशन लेकर क्या उसको बढ़ाया जा सकता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, या इंक्वायरी एंड डायलॉग्स के जरिए, या बच्चे इंक्वायरी और डायलॉग के जरिए उसको बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन के जरिए, या सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटरिंग पेडागोजी के जरिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा इंक्वायरी एंड डायलॉग्स के जरिए, क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन लेने से बच्चे बोर हो जाएंगे, उकता जाएंगे। कंपटीशन भी सिर्फ कंपटीशन ही मकसद नहीं होना चाहिए, और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही ज़रिए पढ़ाया जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इंक्वायरी और डायलॉग्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, मतलब बच्चे
के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है लर्निंग करना। कब? लर्निंग इज़ सोशली कंटेक्चुअलाइज, यानी जब लर्निंग सोशली हो जाती है तब। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, क्या जो कंटेंट है उसको अलग अलग तरीक़ों से अगर पढ़ाया जाए तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड डिसकनेक्टेड चंक, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसकनेक्टेड चंक यानी टुकड़े टुकड़े में अगर पढ़ाए तो बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। या दे आर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड, या अगर वो मोटिवेटेड हैं तब डिफ़िकल्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर हमको निगेटिव ढूंढना है। कौन सा निगेटिव होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम कब होंगी? जब इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, यानी अगर बच्चों को हम टुकड़े टुकड़े में अगर पढ़ाए, मतलब अभी कुछ हिस्सा पढ़ा दिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ हिस्सा पढ़ाया, उसके थोड़ी देर के बाद कुछ हिस्सा पढ़ाया, या अगले दिन कुछ पढ़ाया, तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े में अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नॉलेज को क्या कर पाएंगे? बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पिछला पढ़ाया हुआ हो सकता है वो भूल जाए, तो आगे क्या चल रहा है वो उनको समझ ही ना आए। तो इसलिए अगर बच्चों को एक साथ एक कंसेप्ट को समझाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। तो चंक में, डिसकनेक्टेड चंक में, यानी टुकड़े टुकड़े में अगर बच्चों को बांट कर पढ़ाया जाए तो उनको डिफ़िकल्टी आ सकती है। अब बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है? मतलब बच्चे कब अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं? मॉडरेट अराउजल नो फियर, या नो अराउजल नो फियर, हाई अराउजल हाई फियर, या लो अराउजल लो फियर। तो यहाँ पर बच्चे कब अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं? जब मॉडरेट अराउजल होगा। मतलब क्या? जब उनको मोटिवेशन मिलेगा उस, और बच्चों के अंदर अगर डर नहीं होगा तब बच्चे अच्छे से क्या कर सकते हैं? लर्निंग कर सकते हैं। 14 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। सभी बच्चों की समझने की सोचने समझने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। किसी बच्चे को अलग तरीके से समझ में आता है तो किसी को अलग तरीके से। तो ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो ये किसकी वजह से होता है? नीदर हेरिडिटी नॉन इन्वायरमेंट, ना तो हेरिडिटी की वजह से ना इन्वायरमेंट की वजह से, मतलब बच्चे अलग अलग होते हैं। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से होते हैं। सिर्फ हेरिडिटी ओनली या इन्वायरमेंट ओनली। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि बच्चे जो होते हैं, जो बच्चों का जो भी फिजिकल, बच्चों का जो भी मेंटल, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों की वजह से होता है, दोनों के इंटरप्ले की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा कि जो भी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, जो क्या बोलेंगे उसको, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हिंदी में कहा जाता है, या बच्चों की जो शख्सियत होती है हर बच्चे से अलग होती है, तो वो किस वजह से होती है? उनकी हेरिडिटी, विरासत की वजह से भी और माहौल की वजह से भी। 15 है ड्यूरिंग अ टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ, यानी जो सानिया है किसी टास्क के दरमियान खुद से ही बातें कर रही हैं कि उसको किस तरह से आगे काम करना है या आगे किस तरह से प्रोसीजर करना है। तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से ये क्या है कि ईगोसेंट्रिज्म है, क्या वो खुद से ही ईगोसेंट्रिक है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि ये किसी तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है, या कग्निटिव इमेच्योरिटी, या जो दिमाग है उसका दिमाग इमेच्योर है, या फिर सेल्फ रेगुलेशन है। तो जो प्राइवेट स्पीच थी उसको लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था? सेल्फ रेगुलेशन, यानी बच्चा खुद को दिशा देता है, खुद को रेगुलेट करता है, खुद को डायरेक्शन बताता है कि मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर जो है लेव वाइगोस्की ने इसको पॉजिटिव कहा था कि जो बच्चे खुद से बात करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच होती है वो क्या होती है? सेल्फ रेगुलेट होती है, कि बच्चा अपने आप से कहता है कि अब मुझे इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इस तरह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, या जो टास्क मैं कर रहा हूँ वो कंप्लीट होगा। तो इसको ईगोसेंट्रिज्म, इसको जीन पियाजे ने कहा था। 16 है इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, यानी जो इवेल्युएशन है वो किस लिए होना चाहिए? आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, यानी बच्चों की ज़रूरतों को समझे इसलिए इवेल्युएशन करना चाहिए, बच्चों की जांच करनी चाहिए। या आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए अच्छे स्कोर वाले बच्चे तलाश करने हैं। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, या बच्चों को लेबल करने के लिए कि कौन सा पुअर है, कौन सा बच्चा गुड है, कौन एक्सीलेंट है, इस तरह की लेबलिंग के लिए। या फिर सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, या बच्चों के ग्रुप बना दिए एबिलिटी के हिसाब से कि होशियार बच्चों का एक ग्रुप, जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनका एक ग्रुप, इस तरह से। तो यहाँ पर जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ इसके लिए इवेल्युएशन करना, ये निगेटिव है। बच्चों को लेबल भी हम नहीं करेंगे, इसकी वजह से बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। बच्चों की ग्रुप भी बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन
के ज़रिए हमको पढ़ाना है, सबको शामिल करके। तो ग्रुप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे उनकी एबिलिटी के हिसाब से, इसकी वजह से भी बच्चे डिमोटिवेट होंगे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा कि बच्चे जो हम इवेलुएशन लेते हैं तो बच्चे कहाँ कमज़ोर है, बच्चों को कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरतों को और उनकी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए हमको इवेलुएशन लेना चाहिए, ना कि ग्रुप के लिए, ना लेबल के लिए, और ना ही सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, यानी बच्चे कुछ टास्क कर रहे हैं, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हैं, ऑन गोइंग एक्टिविटी के अंदर जो चल रही हैं अभी फ़िलहाल क्लास में एक्टिविटी, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो टीचर क्या सोचती है कि बच्चों को कुछ हिंट दे दी जाए कि क्यों, कैसे, कहाँ ये चीज़ें हुई, इस तरह के सवालात के ज़रिए बच्चों को हिंट दी जाए ताकि बच्चों को आगे टास्क में मदद मिल जाए। तो लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी थी उसमें ये जो मदद दी जाती है और नॉलेजेबल अदर के ज़रिए, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा जानकार है, जो टास्क कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जानकार, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ज़्यादा जानकार कौन हो जाएगा, टीचर। तो जो जानकार मोर नॉलेजेबल अदर की तरफ से जो बच्चों को हेल्प दी जा रही है उसको लेव वाइगोस्की ने क्या कहा था। तो आप लोगों ने थ्योरी लेव वाइगोस्की पढ़ी ही होंगी, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 3 बातें बताई थी। कौन कौन सी 3 बातें बताई थी? एक स्कैप फोल्डिंग बताया था उन्होंने, स्कैप फोल्डिंग बताया था। उसके बाद उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी कि जो ज़्यादा जानकार है वो, और एक जोन ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल, यानी जो सीखने का आपका दायरा होता है। तो क्या कहा था उन्होंने कि जो हमारा सीखने का दायरा होता है तो उसके आगे अगर हमको प्रॉब्लम आती है तो जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमको कुछ हिंट देते हैं, हमारी मदद करते हैं। और इस मदद को उन्होंने क्या कहा था, इस मदद को उन्होंने स्कैप फोल्डिंग कहा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्ट एज एन स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी जो टेम्प्ररी हेल्प दी जाती है किसी एक्टिविटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर की तरफ से या जो ज़्यादा जानकार है उसकी तरफ से जो मदद दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग, सेइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज़ डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, यानी खेलने के दौरान रोहन को चोट लग जाती है और वो रोने लगता है, तो उसके फादर उसको कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत बिहेव करो क्योंकि बॉयज़ जो है वो रोते नहीं हैं। तो फादर का ये स्टेटमेंट क्या है,